वही कारवां, वही रास्ते, वही जिंदगी के मरहले, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं, पर आज हम हैं, दोनों ही हाजिर हैं। मैं सरिता और मैं राकेश। कार्यक्रम शुरू करते हैं, बहारें हमको ढूंढेंगी। आज के इस कार्यक्रम में हम किसके बारे में बातें करेंगे? उन बातों की चर्चा शुरू करने से पहले राकेश जी, मैं अपने बचपन की एक घटना आपको सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल सुनाइए। मैं अपने पेरेंट्स के साथ बहुत छोटी थी तो एक पिक्चर देखने गई। पिक्चर का नाम नहीं बताऊंगी, सारा भेद खुल जाएगा। उस पिक्चर के एक दृश्य में जिसमें फिल्म की नायिका किसी बात पर फिल्म के नायक से, जो पहले एक बार दिल टूटने की वजह से दिमागी तौर पर विचलित हो चुके हैं, उन्हें छोड़कर जाने लगती है अपनी अटैची वगैरह उठाकर। अच्छा। हाँ, तो नायक जो है वो खिड़की के अंदर से गाना गाते हैं। तो उस गाने का मतलब ये था कि मेरा दिल फिर तुम क्यों तोड़कर जा रही हो। वो दृश्य देखकर मैं रोने लगी थी पिक्चर हॉल में, और फिल्म की नायिका से नाराज भी हो गई थी। अच्छा। और उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि अब इस नायिका को मैं भगा दूंगी और मैं ही इस नायक से शादी कर लूंगी। सही में किसी ने कही है ना बात कि बच्चे जो भी महसूस करते हैं ना और कहते हैं, उनसे सच्चा कोई हो ही नहीं सकता। ये उस नायक के अभिनय का कमाल था राकेश जी, जिसे एक छोटी सी बच्ची ने सच समझा। इसे ही कहते हैं स्वाभाविक अभिनय। यहाँ पे मैं अब अपने सभी सुनने वालों को वही गीत सुना रहा जी बिल्कुल वही गाना सुनवाना चाहूंगी। तो सुनवा देते हैं, फिर हम अपना कारवां आगे बढ़ाएंगे। जी। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। ओ मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। खुदा का वास्ता देकर मना लूं दूर हूँ, लेकिन तुम्हारा रास्ता मैं रोक लूं मजबूर हूँ, लेकिन कि मैं चल भी नहीं सकता हूँ और तुम दौड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। गिला तुमसे नहीं कोई, मगर अफसोस थोड़ा है कि जिस गम ने मेरा दामन बड़ी मुश्किल से छोड़ा है, उसी गम से मेरा फिर आज रिश्ता जोड़ जाते हो। ओ खिलौना मेरे दिल से न लो बदला जमाने भर की बातों का। ठहर जाओ सुनो मेहमान हूँ मैं चंद रातों का।
चले जाना, अभी से किस लिए मुंह मोड़ जाते हो। ओ खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते। सरिता जी, गाना तो सुन लिया और आप थोड़ी सी फिर से मायूस हो गई इस गाने को सुन के। लगता है बचपन की वो यादें फिर से लौट आई हैं आप। मैं ये सोच रही हूँ कि अब इस गाने को सुन के हमारे साथी समझ गए होंगे कि आज हम किस कलाकार की बातें करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। इनसे बेहतर नेचुरल एक्टिंग और कौन कर सकता है। हरी भाई जरीवाला की बात कर रहे हैं हम। हाँ बिल्कुल, जो बाद में संजीव कुमार के नाम से प्रख्यात हुए। कहाँ जन्मे, कब फिल्मों में इनका आगमन हुआ, कौन कौन सी इनकी फिल्में थी, कौन सी इनकी पहली फिल्म थी, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत वक्त है, इस सब बातों की चर्चा हम अपने सुनने वालों के साथ करेंगे और इन पे फिल्माए इनकी फिल्मों के गीत भी हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन चूंकि आपने कहा है कि ये कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, तो चर्चा की शुरुआत यहीं से कर देते हैं। इस बारे में बातचीत हम शुरू करें उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं भी थोड़ा और परिचय दे दूं इस कलाकार के बारे में। फिर की वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। मत वाली ये दिल क्यों तोड़ा, ये तीर काहे छोड़ा नजर की कमान से, कि मर जाऊंगा मैं बस मुस्कान से। पहले भी तूने एक रोज ये कहा था, पहले भी तूने एक रोज ये कहा था, आऊंगी तू ना आई। वादा किया था सैया बन के बदरिया, छाऊंगी तू ना छाई। मेरे प्यासे नैना तर से तू निकली ना घर से, कैसे बीती वो रात सुहानी, तू सुन ले कहानी ये सारे जहान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। फिर की वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। सोचा था मैंने किसी रोज गोरी हंस के, सोचा था मैंने किसी रोज गोरी हंस के, बोलेगी तू ना बोली, मेरी मोहब्बत भरी बातें सुन सुन के, डोलेगी तू ना डोली। ओ सपनों में आने वाली, रुक जा जाने वाली, किया तूने मेरा दिल चोरी, ये पूछ ले गोरी जमी आसमान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। और फिर की वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से।
तो सरिता जी, पहले तो सुनने वालों को ये ही बता दें कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, और इनका नाम तो आपने बता ही दिया, जन्म का नाम क्या था? बिल्कुल, 9 जुलाई 1938 को सूरत, गुजरात में एक मध्यम वर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ था। परिवार गरीब ही था, तो बाद में ये लोग आकर के इनका परिवार जो मुंबई में सेटल हो गया। गुजराती परिवार से थे सरिता जी? जी, और इनका पूरा नाम जो कहा जाता है वो ये था, हरिहर जेठालाल जरीवाला। संजीव कुमार के बारे में तो आपने बता दिया कि बाद में ये संजीव कुमार बन गए फिल्मों में आने के बाद। लेकिन जो फिल्मी जगत के लोग थे ना, इनको संजीव कुमार के बजाय हरि भाई के नाम से ज्यादा जानते थे। बिल्कुल ही जानते थे। हम तो ये कहते हैं, हम क्या सभी लोग कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री के, कि ये चलते फिरते अभिनय के यूनिवर्सिटी थे। बिल्कुल, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय थे ये। जी, इनके अभिनय को देख के कभी महसूस होता ही नहीं कि ये अभिनय कर रहे हैं। ये तो ऐसा लगता है कि शायद ये एक किरदार है जो बिल्कुल हमारे सामने खड़ा है, बिल्कुल नेचुरल। वही जो भावनाएं थी ना किरदार की, वो इनकी एक्टिंग में थी। तो आप ये बताइए कि आपने कितनी और कौन कौन सी फिल्में इनकी देखी है? वैसे इनकी जो आखिरी फिल्म मैंने देखी थी ना, पति पत्नी और वो, जो इनका कैरेक्टर था उसमें, वो इतना हंसाने वाला था ना, और जो फिल्म की स्टोरी भी थी वो भी बहुत बढ़िया थी। तो इसी फिल्म का एक गाना पहले हम यहाँ पे सुनते हैं, ठीक है? जी जी, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। वैसे भी गर्मी का मौसम है और ठंडा पानी सबको सुहा रहा है, तो पहले ठंडे ठंडे पानी से नहा लेते हैं, फिर और फिल्मों की चर्चा करेंगे। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, हो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। हाँ, गाना आए या ना आया चाहिए। पुत्रा, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। बेटा बजाओ ताली, गाते हैं हम कव्वाली, बजने दो एक तारा, छोड़ो जरा फव्वारा, ये बाल्टी उठाओ, ढोलक से बनाओ। बैठे हो क्या ये लेकर, ये घर गया है थिएटर। पिक्चर नहीं है जाना, बाहर नहीं है आना, मम्मी को भी अंदर बुलाना चाहिए। तेरी मम्मी को भी अंदर बुलाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। तुम मेरी हथकड़ी हो, तुम दूर क्यों खड़ी हो, तुम भी जरा नहा लो, दो चार गीत गा लो, दामन हो क्यों बचाती, अरे सुख के हम हैं साथी। छोड़ो हटो अनाड़ी, मेरी भी वो साड़ी, तुम कैसे बेशर्म हो, बच्चों से कोई कम हो। मम्मी को तो लड़ने का बहाना चाहिए। शैतान, मम्मी को तो लड़ने का बहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। हाँ, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। लंबी ये तान छोड़ो, तौबा है जान छोड़ो। ये गीत है अधूरा, करते हैं काम पूरा। अब शोर मत करो जी, सुनते हैं सब पड़ोसी। कह दो पड़ोसियों से, हाँ। झांके न खिड़कियों से। दरवाजा खटखटाया, लगता है कोई आया। अरे कह दो कि आ रहे हैं, साहब नहा रहे हैं। मम्मी को तो डैडी से छुड़ाना चाहिए। अब तो मम्मी को डैडी से छुड़ाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। पुत्रा, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना
सरिता जी, पति पत्नी और वो फिल्म तो इनकी आई थी सन 1978 में, लेकिन इन्होंने जो अपने कैरियर की शुरुआत की थी, फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी, वो सन 1960 में की थी, जो इनकी पहली फिल्म थी हम हिंदुस्तानी, अगर आपको याद हो तो। बिल्कुल याद है। छोटा सा रोल था, 2 मिनट का कहते हैं कि उसमें रोल था। इस फिल्म में वो इंस्पेक्टर बने थे। इस पे हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन इस फिल्म से पहले कैसे उनके परिवार का गुजर बसर हो रहा था, परिवार में कितने लोग थे, इसकी चर्चा भी करने से पहले जो गाना आपने सुनाया ना, उस गाने को मैं याद कर रही थी, आंख बंद करके मैं उस गाने को सोच रही थी कि अगर किसी दूसरे नायक पे इस गाने को फिल्माने के लिए दिया जाता तो वो 10 नाज नखरे करता कि नहीं भाई, हम इस तरीके से वो कच्छा पहन के और वो लोटे से पानी डाल करके वो नहा रहे हैं और बिल्कुल नंगे बदन, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इस पे ऐतराज हो सकता था। लेकिन ये तो भाई हरि भाई थे, बिल्कुल नेचुरल। जिस तरह से कोई व्यक्ति बाथरूम में नहाता है, बिल्कुल उसी अंदाज में नहा रहे थे और अपने एक छोटे से बच्चे के साथ अपनी पत्नी को रिझाने की कोशिश कर रहे थे शब्दों में गाने के। बिल्कुल, तो इसीलिए पूरी फिल्म तो जो थी ही बहुत हिट थी, सुपर हिट थी, लेकिन ये गाना खास करके लोगों ने बहुत पसंद किया, क्योंकि आज भी आप भी बाथरूम में नहाने के लिए जाते होंगे, तो अगर मुंह से कोई गाना निकलता होगा और ठंड लगती होगी तो आप यही वाला गाना गाते होंगे। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए जी। तो इस गाने का असर ऐसा था दर्शकों के ऊपर और इनके अभिनय का जादू जो था, जो इस तरह से चला। और अब हम परिवार की बातें करें उससे पहले, यहाँ पे बहुत देर से हम बातें कर रहे हैं, तो एक गाना सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को। संजीव कुमार की फिल्मों के इतने सारे गाने हैं सरिता जी, कि अगर हम संजीव कुमार जी पर बात करनी शुरू करें तो मुझे लगता है कि हम कई दिनों तक उनकी बातें कर सकते हैं। शुरू कर दी है जनाब। तो हम सोच रहे हैं कि बहुत दिनों तक इनकी बातें करेंगे, और गाने तो एक से बढ़कर एक, हर गाना मिसाल है। तो यहाँ एक गाना हम फिर से सुन लेते हैं, आपने जैसा कहा। वाला जी। बहारों ने किए सजदे, गुलों ने सर झुकाया है। बहारों ने किए सजदे, गुलों ने सर झुकाया है। बड़ी फुर्सत से मालिक ने हंसी तुमको बनाया है। बहारों ने किए सजदे। चुराने को गुलाब आए, तेरा नाजुक बदन जिसकी बला लेने शबाब आए। वो गोरे हाथ जिसमें संगे मरमर की सफेदी है। घटा सावन की जुल्फों में तेरी आराम करती है। हसीना ओ हसीना, हसीना ओ हसीना। बहारों ने किए सजदे, गुलों ने सर झुकाया है। बड़ी फुर्सत से मालिक ने हंसी तुमको बनाया है। बहारों ने किए सजदे। चेहरा ज़मीं का चांद बनकर जगमगाया है। मगर क्यों चांदनी को अपने घूंघट में छुपाया है। वो आंखें ऐसी हैं जैसे गजल के पहले 2 मिसरे। तेरी मासूमियत पर बैठे हैं अंदाज के पहरे।
हसीना ओ हसीना, हसीना ओ हसीना, बहारों ने किए सजदे, गुलों ने सर झुकाया है, बड़ी फुर्सत से मालिक ने हंसी तुमको बनाया है। बहारें हमको ढूंढेंगी। अब ये जो गाना आपने सुनवाया इतना अच्छा है और इस गाने के साथ भी यादें बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। हम एक एक करके बातें करेंगे। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इनका परिवार कैसा था, कितना बड़ा परिवार था। जैसे कि हमने कहा कि मध्यम वर्गीय परिवार से थे और आमद बहुत कम थी इनके घर में, बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी इनको। इनके 2 छोटे भाई थे और एक छोटी बहन थी। राकेश जी कहते हैं इनके बारे में कि जब ये बहुत छोटे थे तो शुरू से ही इन्हें निश्चय कर लिया था बिल्कुल कि मुझे फिल्मों में ही जाना है। शुरुआत उन्होंने की कि वो स्टेज करने लग गए, स्टेज में ड्रामा करते रहे और उसके बाद पूरे परिवार को लेके ये मुंबई आ गए और वहीं आकर के ये सेटल हो गए जी। और यहाँ आने के बाद इन्होंने इप्टा ज्वाइन किया था। इप्टा जी, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। बिल्कुल, वहाँ वो नाटकों में भाग लेते थे जी। और इन्होंने अपनी जो एक्टिंग की शुरुआत थी ना यहीं से की थी। फिल्मालय में कहते हैं कि इन्होंने एक्टिंग का कोर्स करना शुरू किया था और इतनी जबरदस्त इनका एक्टिंग थी, इतना अभिनय जब सीख रहे थे उसी वक्त में, तो उसी इंस्टीट्यूट से ही इन्हें जो पहली फिल्म मिली थी ना हम हिंदुस्तानी, यहाँ इंस्टीट्यूट से ही इनको ले जा करके, और वो छोटा सा रोल जैसा कि आपने बताया कि 2 मिनट का रोल था, इंस्पेक्टर का रोल था वो। ऐसा नहीं है, इंस्पेक्टर के और भी बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने रोल किए हैं। लेकिन इप्टा के बाद इन्होंने सरिता जी ज्वाइन की इंडियन नेशनल थिएटर जी, और इस थिएटर में ये काम करते थे, एक्टिंग करते थे और बहुत सारे नाटकों में इन्होंने हिस्सा लिया। कहा जाता है कि अपनी उम्र से बड़ी उम्र के रोल जो संजीव कुमार किया करते थे उसकी शुरुआत भी यहीं से हो गई थी, जब इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया नाटक में हिस्सा लिया था जब इनकी उम्र 22 साल की थी मात्र, और इन्होंने आर्थर मिलर का एक नाटक था ऑल माय सन्स, उसमें एक 60 साल के व्यक्ति की भूमिका की थी। और फिर उसके बाद एक ए.के. हंगल जो कलाकार थे उनके निर्देशन में भी इन्होंने एक नाटक में काम किया था, डमरू। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक आपने कहा, डमरू। और उसमें भी इन्होंने 60 साल के व्यक्ति का रोल किया था और जिसके 6 बच्चे होते हैं। जी, ये चर्चा तो हम जारी रखेंगे ही, लेकिन अभी अब मैं क्या चाह रही हूँ कि हम हिंदुस्तानी जो फिल्म आई थी इनकी पहली, हालांकि इनके ऊपर कोई गाना फिल्माया नहीं गया था, इस फिल्म के गाने जो है ना बहुत ही मशहूर गाने हैं सारे, तो इस फिल्म का एक गाना तो सुनाना बनता ही है ना। संजीव कुमार जी की पहली फिल्म है भाई। बिल्कुल सुनवाते हैं हम हिंदुस्तानी फिल्म का वही गाना जो सरिता जी आपने कहा है। रात निखरी हुई, जुल्फ बिखरी हुई, हर अदा तेरी फूलों की डाली, आज सुबह नहीं होने वाली, आज सुबह नहीं होने वाली। रात निखरी हुई, जुल्फ बिखरी हुई, हर अदा तेरी फूलों की डाली, आज सुबह नहीं होने वाली, आज सुबह नहीं होने वाली। रात निखरी हुई। ये समा थम गया, ये हंसी अदाएं देख के, ये समा थम गया, ये हंसी अदाएं देख के, धड़कने सो गई, ये नशीली आंखें देख के, देख के। रात निखरी हुई, जुल्फ बिखरी हुई, हर अदा तेरी फूलों की डाली, आज सुबह नहीं होने वाली, आज सुबह नहीं होने वाली।
निखरी हुई। रंग भरी मस्तियाँ ये बहारों के काफिले, रंग भरी मस्तियाँ ये बहारों के काफिले, हम चले तुम चले कोई साथ साथ चल दिए रात निखरी हुई, जुल्फ बिखरी हुई, हर अदा तेरी फूलों की डाली, आज सुबह नहीं होने वाली, आज सुबह नहीं होने वाली, रात निखरी हुई। हम हिंदुस्तानी फिल्म का जो गाना हमने भी सुनवाया उससे पहले आप चर्चा कर रहे थे कि इन्होंने 60 वर्ष के एक बुजुर्ग का रोल किया था। तो इनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें भरपूर जवानी में बुढ़ापा अच्छा लगता था, इसलिए अपने हम उम्र एक्टर्स के साथ भी उन्होंने उनके पिता की भूमिका निभाई है और कभी भी इस तरह की भूमिका करने के लिए इन्होंने ना नुकुर नहीं की। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, वो बाद में आपको मैं बताऊंगी, अभी भेद नहीं खोलने वाली है। लेकिन जिस उम्र के इनके जो नायक थे, जैसे कि आपको याद होगा कि त्रिशूल में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के पिता का इन्होंने रोल किया था। ये हमेशा एक चैलेंज सा लेते थे अपनी जिंदगी में कि हर रोल हर अभिनय को ये कर सकते हैं, और यही चैलेंज था जो इनको साबित करता था, इनको एस्टैब्लिश करता था कि ये श्रेष्ठ थे, अभिनय के यूनिवर्सिटी थे ये। आपने बिल्कुल ठीक कहा सरिता जी। संजीव कुमार किसी भी रोल को करने से हिचकिचाते नहीं थे, वो किसी भी रोल को करने के लिए लालायित रहते थे। और इसी फिल्म में, त्रिशूल फिल्म में ही जब कास्टिंग चल रही होती है, जब पूरे कलाकारों के बारे में फिल्म में आरंभ में बताया जा रहा होता है, उस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना होता है जो संजीव कुमार जी पर ही फिल्माया गया है। जी, वहीदा रहमान है उनके साथ में। तो कहें तो वो गाना हम यहाँ पे सुन लें। बिल्कुल वही गाना बनता ही है यहाँ पे सुनना। महकी हुई जुल्फ को कहते हैं घटा, आपकी महकी हुई जुल्फ को कहते हैं घटा, आपकी मद भरी आंखों को कवल कहते हैं, आपकी मद भरी आंखों को कवल कहते हैं। कुछ भी नहीं तुमको हंसी लगती हूँ, इसको चाहत भरी नजरों का अमल कहते हैं, इसको चाहत भरी नजरों का अमल कहते हैं। सब देखने वाले तुमको संगे मरमर पे लिखी शोख गजल कहते हैं, संगे मरमर पे लिखी शोख गजल कहते हैं। ऐसी बातें न करो, ऐसी बातें न करो जिनका यकीन मुश्किल हो, ऐसी तारीफ को नीयत का खलल कहते हैं, ऐसी तारीफ को नीयत का खलल कहते हैं। आपकी मद भरी आंखों को कवल कहते हैं, इसको चाहत भरी नजरों का अमल कहते हैं। तकदीर के तुमने मुझे अपना समझा, मेरी तकदीर के तुमने
सदियों की, इसको सदियों की तमन्नाओं का फल कहते हैं, इसको सदियों की तमन्नाओं का फल कहते हैं, इसको सदियों की तमन्नाओं का फल कहते हैं। सरिता जी, त्रिशूल फिल्म भी सन 1978 में ही आई थी जी। और इनको काम करते करते फिल्मों में तब लगभग 18 वर्ष हो चुके थे, क्योंकि इन्होंने अपने फिल्मी जीवन की जो शुरुआत थी वो सन 1960 से की थी। हमने बताया फिल्म थी हम हिंदुस्तानी, लेकिन उसके बाद एक बहुत ही अच्छी फिल्म आई थी जिसमें इनका डबल रोल था। फिल्म थी निशान, जो सन 1965 में आई थी। जी हाँ, मैंने ये फिल्म देखी है, बहुत पूरी तरीके से याद तो नहीं है, लेकिन उस फिल्म का एक गाना मुझे बहुत ही याद आता है। हेलेन के साथ ये गाना गाते हैं, कमरे में बैठे हुए हैं, सोफे के एक चेयर पे बैठे हुए हैं, हेलेन वहाँ पे डांस कर रही है। इतनी खूबसूरत वो डांसर हुआ करती थी, तो उनके साथ एक गाना है, वो गाना बहुत ही खूबसूरत है। गाना तो हम सुनवाएंगे, लेकिन हम जैसे चर्चा कर रहे थे कि वो किसी भी रोल को मना नहीं करते थे। हम बात कर रहे थे कि वो बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति की भूमिका में थे। जिस फिल्म की हमने चर्चा की, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के पिता के रोल में थे त्रिशूल फिल्म में, और कहा हेलन के सामने वो उनका डांस देख रहे हैं, तो जो उनके व्यक्तित्व का ये जो पहलू था ना, कि किसी भी रोल में फिट हो जाना, वो इतना अच्छा था कि किसी भी रोल में अगर उनको देखा जाए, किसी भी किरदार में उनको देखा जाए, तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि ये व्यक्ति जो है वही व्यक्ति है जो उस किरदार में था। हर जगह वो अपनी एक अलग पहचान छोड़ते थे। तो अब हम गाना सुन लेते हैं, वही जो निशान फिल्म का है। जी। से
हमारे हमको ढूंढेगी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं राकेश और मैं हूं सरिता। बातें कर रहे हैं हम आज सर्वश्रेष्ठ कलाकार जो मेरे दिल में बसे हुए हैं, संजीव कुमार की। जी हाँ, हमने पिछली कड़ी में आपको बताया था कि इनका जो असल नाम था वो था हरिहर जेठालाल जरीवाला, लेकिन जो इनका असल नाम फिल्मी जगत के लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं, वो है संजीव कुमार। लेकिन संजीव कुमार नाम इनका कैसे पड़ा, ये इनको नाम किसने दिया? ये नाम इनको दिया सरिता जी सावन कुमार टाक ने, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे जी और लिरिसिस्ट भी थे। उन्होंने बहुत सारे गाने लिखे। सावन कुमार ने जब जेठालाल जरीवाला को एक नाटक में देखा जी। तो उन्होंने उनके साथ एक फिल्म की, नौनिहाल जी। उस नौनिहाल फिल्म के दौरान इन्होंने इनको नाम दिया संजीव कुमार, और फिर उसके बाद फिल्म जगत में जो है संजीव कुमार के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। उसी नौनिहाल फिल्म का गीत हम अब अपने श्रोताओं को यहाँ सुनवाते हैं। तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा। नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम, नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम, नजर झुकाई तो खाली सलाम कर लूंगा, नजर झुकाई तो खाली सलाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। जहान दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो, जहान दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो, रही शिकस्त तो वो अपने नाम कर लूंगा, रही शिकस्त तो वो अपने नाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा। संजीव कुमार के फिल्मों में आना इत्तेफाक नहीं था, ये तो हमने बात कर ली कि उन्होंने बिल्कुल तय किया था कि उन्हें फिल्मों में ही आना है और इस तरह से वो फिल्मों में आ गए, अभिनय कर रहे थे। लेकिन उनकी जिंदगी में ना राकेश जी अलग अलग कुछ कुछ घटनाएं होती रही, और ऐसी एक घटना है जब शोले फिल्म की कास्टिंग चल रही थी ना, उस वक्त की बात है। बताते हैं सर कि जीपी सिप्पी साहब ने जब कास्टिंग कर ली पूरी, तो सारे जो टीम के लोग थे उन्हें बुलाकर उन्हें बताया कि इनको ये रोल दिया गया है। तो धर्मेंद्र अड़ गए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो ठाकुर वाला रोल है वो मुझे करना है।
अब उनके अंदर, उनके दिल के अंदर क्या मकसद था वो तो बिल्कुल अलग सी ही बात थी, लेकिन वो अड़े रहे कि मैं ही ठाकुर का रोल करूंगा। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वो ठाकुर का रोल कर लेंगे तो संजीव कुमार को इस फिल्म से शायद हटा दिया जाएगा। तो जीपी सीपी साहब ने कहा कि ठीक है, अगर आप जिद पे अड़े हुए हैं तो आप ठाकुर का रोल कर लीजिए, वीरू का जो रोल है वो मैं दे देता हूँ संजीव कुमार को। और फिर वो इस तरीके से पूरी फिल्म की शूटिंग में हेमा मालिनी के साथ रहेंगे। और हेमा मालिनी के साथ ये क्या ट्रायंगल था मोहब्बत का, वो तो हमारे सुनने वाले जानते ही हैं उस पर चर्चा करेंगे हम बाद में कभी। लेकिन जैसे ही सीपी साहब ने ये बात कही तो धर्मेंद्र तैयार हो गए, नहीं नहीं फिर मैं वीरू का ही रोल कर लेता हूँ। और इस तरीके से इस फिल्म में ठाकुर के रोल में आए संजीव कुमार। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। वैसे इस रोल से जुड़ी और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपके किस्से के साथ मेल खाती हैं। मैं चाहता हूँ कि वो बातें, हम एक गाना सुनेंगे पहले शोले फिल्म का और फिर करेंगे कि इस फिल्म में और क्या क्या हुआ। You
सरिता जी, हम शोले फिल्म की चर्चा कर रहे हैं और शोले फिल्म के बारे में आपने एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा जो है वो आपने बताया कि किस तरह से संजीव कुमार को ठाकुर का रोल मिला और संजीव कुमार ठाकुर के रोल में थे और ठाकुर जो थे वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे। उन्होंने जय और वीरू को हायर किया था गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए जी। और उसमें एक किरदार बसंती का था, जैसे आपने हेमा मालिनी की बात की जो निभा रही थी वो। आपने भी फिल्म देखी होगी और हमारे दर्शकों ने भी फिल्म देखी होगी, तो जिस तरह से आपने कहा कि धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि वो ठाकुर का रोल करें क्योंकि हेमा मालिनी उसमें है तो इससे रिलेटेड और भी बहुत दिलचस्प किस्सा है। अगर आपने फिल्म देखी है, देखने वालों ने फिल्म देखी है, तो इसमें संजीव कुमार और हेमा मालिनी पूरी फिल्म में इन दोनों का कोई भी सीन इकट्ठा नहीं था। अब ठाकुर के पास जय और वीरू को लेकर तो हेमा मालिनी जाती हैं, लेकिन तो भी वो ठाकुर के पास नहीं जाती हैं और पूरी फिल्म में ठाकुर ने कहीं भी बसंती नाम नहीं लिया है। मतलब हेमा मालिनी को उन्होंने नाम से नहीं पुकारा जो फिल्म में उनका नाम था। जी, कहते हैं ना राकेश जी कि संजीव कुमार से बहुत ही डरते थे धर्मेंद्र जी और वजह थी हेमा मालिनी। वो बिल्कुल ही नहीं चाहते थे कि हेमा जी उनके साथ किसी भी फिल्म में काम करे। और एक फिल्म आपको और याद होगी, सीता और गीता आई थी। बिल्कुल आई थी। सीता गीता फिल्म की भी कहानी बड़ी अलग सी है, अजीब सी है कि जब ये फिल्म बन रही थी और कास्टिंग हो रही थी तो संजीव कुमार ऑपोजिट थे हेमा मालिनी के और एक सेकंड लीड का रोल था जो धर्मेंद्र का था, जो बंजारा बने हुए हैं। तो खुद धर्मेंद्र जा करके प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये वाला रोल मुझे दिया जाए, जबकि संजीव कुमार से छोटा रोल था, सेकंड लीड रोल था, और मांग करके उन्होंने वो रोल किया ताकि वो सेट पे हमेशा हेमा मालिनी की निगरानी कर सके। और कहते हैं कि जब भी फिल्म की शूटिंग शुरू होती थी तो जो भी शिफ्ट होती थी, अगर 9 बजे की शिफ्ट होती थी तो धर्मेंद्र 2 घंटा पहले ही आकर के सेट पे बैठ जाते थे ताकि संजीव कुमार जो है हेमा मालिनी से बातचीत ना कर सके। हम जो है इस फिल्म का गाना तो सुनवाएंगे जिसकी आपने बात की, सीता और गीता की। जी बिल्कुल, सीता और गीता फिल्म का गाना यहाँ सुनवाएंगे, लेकिन वो बात भी बताएंगे जिसकी वजह से ये सारी बातें हम कर रहे हैं। तो पहले गीत सुनते हैं, फिर वो सारी बातें हेमा मालिनी के बारे में और संजीव कुमार के बारे में अपने श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। कोई लड़की मुझे कल रात सपने में मिली, बड़ी प्यारी सी सूरत थी, भला सा नाम था ला 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 ला। कोई लड़का मुझे कल रात सपने में मिला, बड़ी प्यारी सी सूरत थी, भला सा नाम था ला 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 ला।
ही मुझे कल रात सपने में मिली। अरे तुम ही मुझे कल रात सपने में मिले। मुझे तुमसे तुम्हें मुझसे जरूरी काम था। ला 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 ला। तुम्हें मुझसे मुझे तुमसे जरूरी काम था। चांदनी थी रातें, खूब हुई मुलाकातें, प्यार भरी हुई बातें दोनों में। रात भर हम जागे, नैन पिया संग लागे, रंग भरे हुए वादे दोनों में। तुम झूठी हो तुम झूठे हो ला ला ला। कोई लड़का कोई लड़की कोई लड़का मुझे कल रात सपने में मिली। बड़ी प्यारी सी सूरत थी, भला सा नाम था। ला 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 ला। बहारें हमको ढूंढेंगी। सरिता जी, हमने दो फिल्मों की चर्चा की, शोले और फिर आपने सीता और गीता। जी। दोनों फिल्मों में आपने कहा कि धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि संजीव कुमार जो है वो हेमा मालिनी से मिले। अब ये किस्सा वैसे तो हमारे सभी सुनने वाले जानते होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो उनका जो जहन है उसमें ये किस्सा ताजा हो जाए। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह सिर्फ ये थी कि संजीव कुमार मोहब्बत करते थे हेमा मालिनी से, वो जग जाहिर है। बिल्कुल जग जाहिर है, और उन्होंने उनकी माता से उनसे शादी करने की इच्छा भी जताई। बिल्कुल एक जताई थी, लेकिन हेमा मालिनी भी शुरू शुरू के दिनों में कहते हैं कि वो कहीं इस बात से सहमत थी, लेकिन बाद में फिर इनकी जिंदगी में धर्मेंद्र आ गए। हेमा मालिनी की जिंदगी में और भी किस्से इससे रिलेटेड हैं, जैसे कि जितेंद्र भी चाहते थे हेमा मालिनी से शादी करना, और जितेंद्र को तो उन्होंने धर्मेंद्र जी ने रास्ते से यूं हटा दिया कि उनकी बात पक्की हो गई थी बिल्कुल जितेंद्र और हेमा मालिनी की शादी की। और उसके पहले जितेंद्र की एंगेजमेंट हो चुकी थी शोभा से। अब धर्मेंद्र परेशान थे कि कैसे इनकी शादी तोड़ी जाए, तो जिस दिन एंगेजमेंट होने वाली थी पूरी तैयारी हो गई थी और जितेंद्र वहां पहुंचे हुए थे। ये धर्मेंद्र साहब जो है वो शोभा को लेकर के वहां पहुंच गए और सारा भेद उन्होंने खोल दिया कि इसके साथ जो है इनकी एंगेजमेंट हो चुकी है, और जितेंद्र को वहां खाली हाथ वहां से वापस आना पड़ा। और बाद में उन्होंने तो शोभा जी से शादी कर ली, अपना घर बसा लिया। सेम यही चीज थी संजीव कुमार के साथ में भी। वो बिल्कुल ही नहीं चाहते थे कि संजीव कुमार से हेमा मालिनी की शादी हो। तो ये किस्सा बहुत ही मशहूर है और सभी जानते हैं। जी जी। हम संजीव कुमार की बातें करते करते फिल्म गॉसिप पे आ गए। जी जी जी, जी बिल्कुल। वापस संजीव जी पर लौटते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना उनकी एक फिल्म से अपने सुनने वालों को सुनाते हैं।
देखेगा ना कोई गगन को, चांद को ही देखेंगे सारे, चांद जब निकल आएगा। हंसी हो चांदनी से भी तुम हंसी हो, नजदीक आओ जरा हो, चांद के निकलने तलक तो तुम जगमगाओ जरा, रात देखो कितनी है काली, चांद जब निकल आएगा देखेगा ना कोई गगन को, चांद को ही देखेंगे सारे, चांद जब निकल आएगा। कभी मनमौजी, कभी संजीदा, कभी भोला भाला, कभी हंसोड़ और कभी गुरूर में डूबा हुआ ठाकुर, बिजनेसमैन, एक कलाकार, बेमिसाल कलाकार, ऐसे थे हमारे संजीव साहब। मजे की बात यह है ना राकेश जी कि इन्होंने कभी भी अभिनय की ट्रेनिंग जो है प्रॉपर नहीं ली। वो फिल्मालय से उन्होंने शुरुआत की थी और उसी टाइम उनको फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिल गया, तो वो ट्रेनिंग अधूरी उनकी रह गई और वो फिल्मों में आ गए। और 25 साल का इनका फिल्मी करियर रहा, जिसमें कि इन्होंने तकरीबन 150 फिल्मों में काम किया है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इसी दौर में जब निशान फिल्म सन 1965 में आई थी, फिर सन 1966 में इनकी फिल्में आई अली बाबा और 40 चोर जी, स्मगलर, पति पत्नी, कलापी, हुस्न और इश्क और बादल। ये भी बता देता हूँ कि अली बाबा और 40 चोर फिल्म में ये अली बाबा की भूमिका में थे, स्मगलर फिल्म में इनका नाम था मोहन, पति पत्नी फिल्म में इनका नाम था अमर, कलापी में ये प्रिंस सुरशीन जी तख्त सिंह जी गोहिल के रोल में थे जी, हुस्न और इश्क में आशिक हुसैन के रोल में थे, बादल में बादल बने थे और इनका नाम आजाद भी था उस फिल्म में। देखिए ना, ये सारी फिल्में इनकी आ तो रही थी, लेकिन ये सारी फिल्में जो है उतना इनको नाम नहीं दे पा रही थी। हालांकि अभिनय तो बेमिसाल थी ही इनकी, लेकिन 1968 में एक फिल्म आई थी शिकार, याद है, धर्मेंद्र के साथ इस फिल्म में थे। फिल्म के नायक थे धर्मेंद्र और ये सहायक अभिनेता थे। इस फिल्म में भी ये पुलिस इंस्पेक्टर राय के रोल में थे। जी बिल्कुल ही। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था सहायक बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का। बिल्कुल ही, आपने भी बिल्कुल तैयारी की हुई है और आप ही लगता है संजीव कुमार प्रेमी है मेरी तरह। जी, संजीव कुमार के प्रेमी कौन नहीं होगा, फिल्म देखने वाला हर व्यक्ति संजीव कुमार का प्रेमी होगा, उनकी अदाकारी ही ऐसी थी। बिल्कुल। और कहते हैं कि जैसे ही ये फिल्म शुरू होती थी तो जो थिएटर होता था ना, तालियों की गड़गड़ाहट से भर जाता था और इतना खूबसूरत अभिनय इन्होंने किया था इंस्पेक्टर का कि
जब थिएटर से लोग बाहर निकलते थे तो उन्होंने संजीव कुमार की ही चर्चा की और यही था उनका अभिनय का कमाल, जो कि उन्होंने इसके लिए पुरस्कार जीता। जी, तो यहाँ पे हम वही शिकार फिल्म का एक गाना सुनवाते हैं। जी। नजर कर ले मेरे मन चाहे परवानी, घड़ी ऐसी ना आएगी कहाँ खोया है दीवानी, घड़ी ऐसी ना आएगी कहाँ खोया है दीवानी। हाय मेरे पापा किधर ख्याल है, हाय मेरे पापा किधर ख्याल है, आपसे आँखों मिला किधर ख्याल है, आपसे आँखों मिला किधर ख्याल है। पड़े हैं हम भी राहों में, मिटा ले जितना जी चाहे, सितम भी तेरे प्यारे हैं, सता ले जितना जी चाहे, सितम भी तेरे प्यारे हैं, सता ले जितना जी चाहे। हाय मेरे पापा किधर ख्याल है, हाय मेरे पापा किधर ख्याल है, आपसे आँखों मिला किधर ख्याल है, आपसे आँखों मिला किधर ख्याल है। मचलता है दिले नादा नहीं माने बड़ी मुश्किल, कहाँ तक तुझको समझाऊं मेरा बन जाऊं मेरे कातिल, कहाँ तक तुझको समझाऊं मेरा बन जाऊं मेरे कातिल। हाय मेरे पापा किधर ख्याल है, हाय मेरे पापा किधर ख्याल है, आपसे आँखों मिला किधर ख्याल है, आपसे आँखों मिला किधर ख्याल है। हाय मेरे पापा किधर ख्याल है, हाय मेरे पापा किधर ख्याल है, आपसे आँखों मिला किधर ख्याल है, आपसे आँखों मिला किधर ख्याल है। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि धर्मेंद्र के साथ उन्होंने शिकार फिल्म में काम किया, अभिनय किया था और उसके लिए उन्हें पुरस्कार मिला। धर्मेंद्र और संजीव कुमार ने तकरीबन मेरे ख्याल से 7 या 8 फिल्मों में काम किया, जिसमें कुछ फिल्में मुझे याद हैं। एक है 69 में सत्यकाम आई थी, 72 में सीता और गीता जिसकी हमने चर्चा कर ली, 74 में कुंवारा बाप में भी ये दोनों साथ में थे, 75 में 3 फिल्में इनकी एक ही साथ आई थी, धोती लोटा और चौपाटी एक फिल्म थी, इसमें भी ये इंस्पेक्टर के रोल में थे, और अपने दुश्मन और लास्ट शोले फिल्म जिसकी भी हमने चर्चा की और पूरी दुनिया जानती है शोले फिल्म के ठाकुर को। तो यहाँ पे हम एक गाना सुनना चाहते हैं, हालांकि ये गाना भी संजीव कुमार पे नहीं फिल्माया गया है,
धोती लोटा और चौपाटी फिल्म का, लेकिन इस फिल्म में इंस्पेक्टर वागले का इन्होंने किरदार निभाया है। और मैंने स्पेशली इनकी ये फिल्म देखी कि कहाँ पे आते हैं, क्योंकि छोटा सा रोल था, तो एक रोल में जहाँ पे फिल्म में एक नायिका है जिन्हें वो गिरफ्तार करने के लिए पहुंचते हैं, और वहां पे वो नायिका अपने आप को बचाना चाहती है, तो कहती है अरे आपका चेहरा तो बिल्कुल संजीव कुमार से मिलता है। तो कहते हैं कौन संजीव कुमार? मैं संजीव कुमार नहीं हूँ, मेरा नाम है इंस्पेक्टर वागले। तो वो कहते हैं नहीं, लेकिन आपका चेहरा तो संजीव कुमार से मिलता है। तो इस तरीके से उनके दोनों के बीच में बातचीत होती है और फिर वो सीन जो है आगे बढ़ जाता है। अब देखिए ना, जी। हम पहले चर्चा कर रहे थे कि संजीव कुमार और धर्मेंद्र एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, जी। वजह कुछ भी हो, जी। लेकिन प्रोफेशनली जो दोनों हैं बहुत सारी फिल्मों में एक साथ आए और दोनों ने इतने खूबसूरत किरदार निभाए हर फिल्म में कि वो फिल्में जो है आज भी अमर हैं। हर फिल्म प्रेमी चाहता है कि वो फिल्मों को बार बार देखे। और जिस फिल्म की आपने चर्चा की अभी, धोती लोटा और चौपाटी, इसमें जो आपने इंस्पेक्टर वागले की बात की, उस किरदार को चाहे भले ही वो छोटा था लेकिन वो अमर कर गए, और आपने इतनी सारी बातें भी की उस किरदार से जुड़ी हुई। जानते हो तुम्हारे बाप ने कितनी मेहनत से अपनी इज्जत बनाई, नाम कमाया, और तुम्हारे शौक और नादानी ने उन सब पर पानी फेर दिया। अब भी वक्त है, सच सच बताओ, ये खून तुमने क्यों किया? नहीं, खून मैंने नहीं किया। लेकिन केस की तहकीकात और गवाहों के बयान से यही पता चलता है खून तुमने किया। खून मैंने किया है, इसका आपके पास क्या सबूत है? देखो, हो सकता है तुम किसी काम या मतलब से उस फ्लैट पे पहुंचे, तुम्हारी जवानी और खूबसूरती पे उस बुड्ढे की नजर पड़ी होगी, अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए उसने तुम पे हाथ डाला। नहीं, मरने वाला बेगुनाह था, उसने मेरी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दे दी। अगर उस वक्त वो ना पहुंचता तो शायद मैंने आत्महत्या कर ली होती। पुलिस के कब्जे में आने के बाद हर गुनहगार अपने आप को बेगुनाह कहता है। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैं बेगुनाह हूँ। मुझे यकीन दिलाने की जरूरत नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। अदालत करेगी? संजीव कुमार। संजीव कुमार? खून उसने किया? नहीं, आपकी शक्ल उनसे बहुत मिलती है। ओ शराब, मेरा नाम संजीव नहीं, इंस्पेक्टर वागले है। Who the hell is this संजीव कुमार? ये कौन है संजीव कुमार? मेरी बीवी भी कभी कभी मुझे संजीव कहकर बुलाती है। हवलदार विनायक, यस सर, ले जाओ इस पगली को। संजीव कुमार। यहाँ पे मेरे जहन में, मेरे दिमाग में, दिल में बस फिल्म की वो घटना और वो फिल्म की कहानी गूंज रही है, सत्यकाम फिल्म की। आपने देखी है राकेश ये फिल्म? हाँ, देखी तो है। ऋषिकेश मुखर्जी की ये फिल्म थी। बिल्कुल। और इतनी बढ़िया फिल्म थी कि मैं क्या बताऊं, उसकी चर्चा जरूर करूंगी। ये जो फिल्म है ना, पूरी फ्लैशबैक में शुरू होती है। पूरी फिल्म फ्लैशबैक में कहानी सुना रहे होते हैं संजीव कुमार। जैसे ही वो फ्लैशबैक में कहानी सुनाने के लिए पर्दे पे आते हैं, ये भी कास्टिंग से ही शुरू हो जाती है, तो बिल्कुल हॉल में एक सन्नाटा सा छा जाता था। संजीव कुमार की जो डायलॉग डिलीवरी थी, उनके डायलॉग बोलने की जो अदा थी, वो एकदम दिल में घर कर जाती थी। और वैसे भी सत्यकाम फिल्म फ्लैशबैक में चल रही थी, तो वो कहानी सुनाना शुरू करते हैं। इस फिल्म में इनका नरेन शर्मा का किरदार होता है, जो बताते हैं कि धर्मेंद्र नौकरी करते हैं और वो कंप्रोमाइज नहीं करते हैं और वो बेरोजगार हो जाते हैं। और नायिका जो थी शर्मिला टैगोर, उनका बलात्कार हो जाता है और कोई शादी नहीं करना चाहता है उस फिल्म में, और धर्मेंद्र जो है उनसे शादी करते हैं। फिल्म के लास्ट में वो हॉस्पिटलाइज हैं धर्मेंद्र, और वहां संजीव कुमार जाते हैं, तो उस सारी घटनाओं का विश्लेषण करते हैं। और इस तरह से ये फिल्म पूरी फ्लैशबैक में चलती है। इसमें 3 या 4 ही गाने हैं। जो गाने 3-4 हैं, वो सारे ही गाने बहुत अच्छे हैं। ये वाला गाना तो बहुत ही मशहूर है, बहुत ही अच्छा है। ये वाला गाना हम सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को। बिल्कुल, आपने पूरी फिल्म जो है सुनने वालों को दिखा दी है, तो अब गाना भी सुनवा देते हैं। जिंदगी है क्या, बोलो जिंदगी है क्या? जिंदगी है क्या, बोलो जिंदगी है क्या? जिंदगी है लट्टू, जिंदगी है लट्टू, चाहे जहां नचा लो, चाहे इधर घुमा लो, भाड़े का जैसे टट्टू। लट्टू जिंदगी है लट्टू।
जिंदगी है लड़की, लड़की जिंदगी है लड़की, जिंदगी है लड़की। लड़की का नाम मत लो, क्यों? उसका सलाम मत लो, क्यों? लड़की बढ़ाए लड़की, लड़की जिंदगी है लड़की, जिंदगी है लड़की। लड़की का नाम मत लो, मत लो, सलाम मत लो, मत लो। लड़की बढ़ाए लड़की, लड़की जिंदगी है लड़की। लट्टू नहीं है लड़की, नहीं है जिंदगी है सच्चाई। लट्टू नहीं है लड़की, नहीं है जिंदगी है सच्चाई। मिट्टी की मूरत जब सच बोली, आदमी तब कहलाई। आदमी है क्या बोलो, आदमी है क्या? आदमी है क्या बोलो, आदमी है क्या? आदमी है बंदर, आदमी है बंदर। रोटी उठा के भागे, कपड़े चुरा के भागे, कहलाए वो सिकंदर। बंदर आदमी है बंदर, आदमी है बंदर। रोटी उठा के भागे, कपड़े चुरा के भागे, कहलाए वो सिकंदर। बंदर आदमी है बंदर। श्रोताओ, बहारें हमको ढूंढेंगी कार्यक्रम में हम बातें कर रहे हैं अभिनेता संजीव कुमार की। इनके बारे में कुछ और चर्चा हम करेंगे, लेकिन आज नहीं, कल। तो सुनते रहिए विविध भारती गोल्डन आवर्स। आज हमें इजाजत दीजिए। मैं हूं राकेश और मेरे साथ हैं सरिता। नमस्कार। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग